ठीक है, तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा अबाउट TITP, SSW और जापान के बारे में। तो आज मैं एक आप लोग इन्फॉर्मेशन कह लो या आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ, अवेयरनेस बतानी है, मुझे अवेयरनेस फैलानी है कि TITP है क्या, SSW क्या है, इसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। यार पता है, सब पहले तो आप लोगों को ना एक बार पढ़ना चाहिए कि TITP है क्या एक्चुअल में और SSW है क्या। सारे कूदे पड़े कि हमें बस TITP मिल रखा है, वर्किंग वीज़ा मिल रखा है और चलो जापान। ये ना ये पढ़ के भी अनपढ़ों वाली बातें हैं ना, ये अपने माइंड से निकालो। उसके अलावा भी बहुत कुछ है अभी। TITP क्या है, आप लोगों ने कभी देखा TITP है क्या? बस आप लोगों ने सोचा कि नहीं वर्किंग वीज़ा मिल रहा, भागो वहाँ से। TITP खुद में एक लो वर्कर वीज़ा है, ठीक है ना, जो डिसाइडेड है टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें 2 साल या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है वैसे भी वो। उसके बाद क्या वो आपको एक्सटेंड करेंगे? क्या आप अगर आप चाहते हो कि प्रोफेशनल वर्किंग वीज़ा में उसको चेंज हो सकता है, कभी पता करा? नहीं करा। अगर आप चाहते हो कि उसके बाद हम स्टडी कर लें वीज़ा में, पता करा? नहीं करा। कितनी सैलरी मिल रही है एक्चुअल में, जापान में क्या खर्चे हैं, क्या कंपनी खाने के लिए दे रही है, नहीं पता करा। जापान में यार आना ठीक है, बट आने के लिए यार मैं चाहता हूं कि आप लोग ये सोच के आए, समझ के आए कि वो वीज़ा है क्या और किस, मेरे को आने के बाद अगर मैं 2 साल 3 साल बाद यहाँ पे जॉब करता हूँ या करती हूँ तो उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे आगे वीज़ा मिलेगा, आगे कोई प्रोफेशनल अच्छी जॉब मिलेगी, या मैं रगड़ते रहूँगा यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर। आपको पता है कि TITP में है क्या, क्या काम है? नहीं पता। TITP में एक्चुअल में जो लड़कियां हैं उनके लिए काम अलग है, मैं मानता हूँ, बट जो लड़के हैं उनके लिए फैक्ट्री में पार्ट्स बनाना, ये करना, मशीनों पे खड़े होके काम करना है, वो जॉब है। अब आप वो चाहते हैं करने के लिए, यहाँ पे आने के लिए 70,000 के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। बट बेवकूफ़, ये चीज़ ध्यान रखो कि आप लोगों के लिए है। यार मेरी एक बात बताओ, जो जापान में है ना, मैं उनसे कांटेक्ट कर चुका हूँ, बात कर चुका हूँ, इसलिए आपको मैं स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, जो छोटे हैं उनके लिए बड़े भाई के उससे, ठीक है ना। एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि आप देख के आए, जापान में आना ठीक है, बट किस बेस में आना चाहते हैं यार? कूद रहे हो यार कुछ भी। बस जापान में आने के लिए सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको पहले ही बताया था, स्टडी वीज़ा और एक प्रोफेशनल वर्किंग वीज़ा। अगर ये दो नहीं मिल रहे हैं तो जापान में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। TITP वीज़ा उसके लिए है जिसके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मेरे कहने का मतलब है जिसने हाई स्कूल पास करा, 12th पास करा, उसके बाद उसको दिख ही नहीं रहा, और उसके लिए अगर 70,000 रुपये बहुत कुछ है लाइफ में तो वो आ जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए और कुछ उसको लगता ही नहीं है कि मैं 70,000 के बाद और भी ग्रोथ कर सकता हूँ, तो फिर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जिसके और बड़े बड़े सपने हैं कि भैया मुझे 8 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन, 10 मिलियन तक जाना है सैलरी में, और अच्छी जॉब करनी है, अच्छी नॉलेज गेन करनी है, आगे बढ़ना है, तो फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कैसे आना है और अच्छे से आना है कि मैं आगे लॉन्ग टर्म रह सकूं, ठीक है, और मेरा वीज़ा में कोई प्रॉब्लम ना आए। मेरी जैपनीज़ भी अच्छी है। सबसे पहली बात है, जैपनीज़ अच्छी होने वाला काम करना चाहिए हमें, कि जैपनीज़ किससे अच्छी होगी, पहले हमें वो भी देखना है। आप लोग यार कुछ देखते ही नहीं हो यार, उठ रहे हो, वहाँ पे भी कॉल आ रही है मुझे अभी इंडिया से। मैं उससे पहले ये वीडियो चाह रहा हूँ कि उनको पता चले कि क्या है एक्चुअल में, कि सर हमें TITP के बारे में बात करनी है। अब हमने एग्ज़ाम तो निकाल लिया SSW का, मैंने फ़ीस भी दे दी। जब फ़ीस ही दे दी तो फिर बात क्या करनी है? फिर फीस दे दी, इसका मतलब आना ही आना है, अब क्या बात करनी है? ठीक है, तो जापान में पहले समझो, अपने जो दोस्त हैं जो पहले से गए हैं उनसे पूछो तो सही एक बार, काम क्या कर रहे हो, काम क्या हो रहा है, काम क्या कर रहे हैं, उसके बाद क्या है क्या नहीं है। एक बार मैं और चीज़ बता देता हूँ, TITP SSW में आने के बाद प्रोफेशनल वीज़ा में वीज़ा चेंज होने में प्रॉब्लम आती है, होता भी नहीं है। जैसे कि स्टडी वीज़ा नहीं मिलता, और उसके बाद आप ये सोचोगे कि स्टडी वीज़ा में मैं स्विच आउट कर लूँ, नहीं होगा, स्विच नहीं होगा। उसके बाद प्रोफेशनल वीज़ा में कंपनी मिल भी गई ना, बहुत मुश्किल से पहले तो कंपनी एक्सेप्ट करेगी, मिल भी गई तो एक बार आपको रिटर्न होना पड़ेगा इंडिया। उससे अच्छा ही जो लफड़ा है, 80,000 70,000 अब आप मंथली बचा रहे हो, उसके बाद आपका जो खाना है वो आपका है, कंपनी का नहीं है, कंपनी नहीं दे रही है, और जो रहने का है उसमें से भी कंपनी कुछ ना कुछ मार रही होगी, काट रही होगी, ठीक है ना। खाना, अब खाने में खाना खाना है जिसको, जो वेजिटेरियन है उसको तो और प्रॉब्लम, जो नॉन वेज है उसके लिए बथेरी चीज़ें हैं खाने के लिए। और यहाँ कभी सोचा आपने क्या प्राइस है, चीज़ें क्या है? एक प्याज यहाँ पे, अनियन यहाँ पे 50 रुपये का, मतलब 50 येन का एक,
और अगर महंगी जगह है तो महंगा है। और तो देख के आओ। मैं ये देखो, मैं बिल्कुल डरा नहीं रहा किसी को, मैं ये नहीं कह रहा कि चीज़ें गलत हैं, जिसने बनाई है वो अच्छी बनाई है, TITB भी अच्छा है, SSW भी अच्छा है, बट मैं ये जरूर बताऊंगा जिनके पास ऑलरेडी डिग्री है, बीटेक है, कोई अच्छा IT में कोर्स कर रखा है, कुछ कर रखा है, डिग्री कर रखी है, किसी ने BSc कर रखा है, MSc कर रखा है, ठीक है ना, BBA MBA है, उसको जापान में आने के लिए यार वर्किंग वीज़ा पे आना जरूरी है। स्टडी वीज़ा पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वीज़ा ऐसा होना चाहिए जो आगे जाके आपको स्मूथली चेंज हो जाए। ऐसे वीज़ा में मत आ जाना जो 2 साल आपको रगड़ के काम कराए, उसके बाद भी आप चेंज ना हो। तो फिर किस बात के लिए हम जापान में आते काहे के लिए? 2 चीज़ों के लिए, एक स्टडी, हमारी नॉलेज बढ़े, और दूसरा हमारा पास हम पैसा कमा सकें। इस 2 से ज़्यादा फॉरेन नहीं जाया जाता। ये अपने माइंड से हटा दो। जो ये आपसे बोलता है मैं तो पैसों के लिए नहीं आया हूँ, मैं खाली ज्ञान के लिए आ रखा हूँ। अरे ज्ञान ही करना था तो इंडिया में कर लो। इंडिया में ज्ञान की कमी है क्या? वो खाली बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, और सब बेवकूफ़ भी बना रहे हैं। जो ये ऐसा कह रहा है वो बेवकूफ़ बना रहा है, और कुछ उससे ज़्यादा है ही नहीं कुछ, ठीक है ना। ये अपने माइंड में रख लो यार, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस ये ध्यान रखो आना कैसे है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या। मैं जब बता रहा हूँ कुछ तो मैंने हकीकत देखी है, समझी है, सुनी है। जो अभी काम कर रहे हैं वो आपको मैं हकीकत बताना चाह रहा हूँ। तो अपने वीज़ा आगे प्रॉब्लम ना आए, आगे लाइफ में अच्छे से वीज़ा मिल जाए, आगे लाइफ में अच्छी जॉब मिल जाए, सैलरी अच्छी हो। 70,000 से क्या होता है आजकल? इंडिया में कुछ नहीं होता, यहाँ पे क्या होगा? और वो 70,000 ऐसा नहीं है। प्रोफेशनल वीज़ा होता तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी बढ़ जाती, चेंज कर सकते हो। इसमें तो आप कॉन्ट्रैक्ट पे बंद गए 3 साल के लिए तो बंद गए, सैलरी नहीं बढ़ती है। बढ़ भी गई तो 1,000 बढ़ती होगी या 2,000 बढ़ती होगी, मुझे नहीं पता, नहीं बढ़ती है। पहले तो जैपनीज अच्छी नहीं होती, क्या करोगे अच्छी के लिए? वो खाली जिस मशीन में काम कर रहे हो ना, वो मशीन रोज, जैसे मान लो वो कुछ मशीन के पार्ट्स हैं या कुछ भी, वो याद हो जाएगा उसमें, वो उसके एक्सपर्ट हो तुम। मान लिया वो उसी चीज़ के, हाँ 3 साल काम करोगे, इतना तो कर ही लोगे। और उसके बाद जो बगल में जापानी होगा ना, वो एटीट्यूड में ही रहेगा। वो ऐसा नहीं है कि आपको मम्मी पापा की तरह प्यार आर करेगा, भाई बंधुओं की तरह, ऐसा कुछ नहीं है। उनका जो बोलने का तरीका वो और रूड होगा। जरा सा आप कहीं बाथरूम में नहीं जा सकते, कुछ इतना पानी नहीं पी सकते, सब फिक्स है। बार बार पानी पियोगे टोक देगा बीच में, क्या कर रहा भाई तू? तो ध्यान लगा के अच्छे से इस वीडियो को देखो, समझो। पूरी वीडियो में पूरा अच्छे से मैंने अभी, और मैं बताऊंगा चीज़ें आगे कैसे आना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों अपने माँ बाप के पैसे फेंकने चाहिए, नहीं फेंकने चाहिए। अपना फ्यूचर अपने हाथ में होता है, तो ध्यान रखो भाई लोगों यार। और कुछ नहीं बताना चाह रहा मैं, बस मेरी वीडियो का पर्पस यही है, किसी का नुकसान ना हो। अगर जिसके पास ज़्यादा फालतू पैसे ही है ना, तो वो स्टडी वीज़ा पे आ जाए यार। 4 लाख रुपए TITB में दे ही रहे हो ना, 2 लाख 3 लाख रुपए और डाल लो। स्टडी ऐसा वीज़ा है जो आपको नुकसान नहीं देगा। ये आप अपने माइंड में डालो कि आपके लिए स्टडी वीज़ा बेकार नहीं होगा। चाहे आप लोन लेके भी आ जाओगे ना, कैसे भी आ जाओगे, आप ये सोच लेना 6 महीने बाद घर में पैसे वापस दे दोगे। फीस आगे की खुद दे दोगे, फीस के पैसे भी दे दोगे जो घर में देने थे। जो आपने 6 लाख रुपए लगाए वो भी आप रिटर्न कर सकते हो, अच्छे से बाय तो भी कर सकते हो। स्टडी वीज़ा में प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो नहीं लगता। अगर प्रॉब्लम है आप लोगों को, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता। आप लोगों को लगता है कि वर्किंग वीज़ा, तो वर्किंग वीज़ा लो ना। आप वर्कर वीज़ा ले रहे हो। वर्किंग वीज़ा वाइट कलर और ब्लू कलर में बहुत फ़र्क है यहाँ पे। अब आप नहीं मानोगे, आ जाओगे तब पता चलेगा। नहीं तो जो पहले से हैं उनसे पता करो कि लाइफ क्या है यहाँ पे। ये सोच के आना, अपने टाइम ख़राब नहीं करना है। स्टार्टिंग के 2-3 साल जो होते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वो सोचो, घर में बात करो कि मम्मी पापा से अच्छे से बात करो जिनके पास थोड़ा सा पैसा है। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा आजकल फ़ीस बढ़ गई है, चीज़ें पहले जैसी नहीं है, बट अगर आप लोग हाथ पैर मारोगे ना तो सब कुछ मिलता है। बट एक बार गलत जगह डायरेक्शन में गए ना 2-3 साल के लिए, तो वो जो 2-3 साल ही काम के होते हैं वो नुकसान कर जाएंगे आपको। सबको स्टडी वीज़ा हार्ड लगता है कि यार हम पैसा कहाँ से लाएंगे, इतना ये कैसे करेंगे। एक बात बताओ मुझे, अगर आप 4 लाख रुपए का TITB में जा सकते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाख रुपए लग जाएगा टोटल लगा के। 2 लाख रुपए और डालने हैं। आप चाहे स्टडी वीज़ा लो, चाहे कैसे अपने लोन लो, कुछ भी करो। एक बार स्टडी वीज़ा मिलता है ना, उसके बाद अपना वर्किंग वीज़ा इतने अच्छे से मिलता है, जॉब अच्छी मिलती है। और यार जो आप स्टडी वीज़ा है ना, वो TITB से ज़्यादा कमा लिया जाता है उसमें। आप लोग यार अगर 6 लाख रुपए महीने, 6 लाख रुपए आपका पैसा लगा ना, तो 6 महीने बाद वापस भी दे दोगे 6 लाख, और ज़्यादा भी दे दोगे, और अपनी फ़ीस भी दे दोगे। तो खुद सोचो बेनिफिट किस में है।
मुझे टीआईटीपी में या मेरा स्टडी वीज़ा में आना। ये ध्यान लगाओ। और एक बात अपने माइंड से ना पहले निकाल दो कि मेरे पास पैसे नहीं है, अगर मैं लोन भी लेता हूँ तो बर्बाद हो जाएगा मेरा लोन। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। ये 200%, 500% आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा स्टडी वीज़ा में। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, आप मुझ पर भरोसा करो। अगर मानते हो थोड़ा भी, इतनी वीडियोस मैंने बनाई हैं आप लोगों के लिए, मैं जब उतना पढ़ा सकता हूँ ये समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। समझो, एक बार पैसा लगेगा स्टडी वीज़ा में, 2 साल पढ़ोगे भी, 2 साल पैसे भी कमाओगे, अपनी जापनीज़ भी अच्छी हो जाएगी, और साथ साथ में 2 साल बाद जॉब मिलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा क्या, 95% से ऊपर होते हैं। अच्छे से पढ़ो और जॉब बहुत है यहाँ पे। जो एक आजकल तो कंपनीज क्या कर रही हैं, आपने लिंक्डइन पे देखा होगा। आप पहले तो लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाओ, सारे के सारे लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ। वहाँ पे अपने क्या कहते हैं, फॉलोअर्स देखो, फॉलो करो लोगों को। मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पे मेरे पास, मेरे उसमें जाओगे आप लोग फ्रेंड्स सर्कल में, तो काफ़ी कंपनीज हैं जो कि मुझसे अटैच्ड हैं। अब वहाँ पे पोस्ट करो, कोई बात नहीं। अगर जिसकी जापानीज अच्छी है और उसको जापान आना है, उसके पास कुछ है, तो आप रोज एक पोस्ट डाल सकते हो ना वहाँ पे। नहीं डालना है आप लोगों को, आप लोगों को कुछ करना ही नहीं है यार। सबसे पहली बात तो यह है कि आना सब कुछ है, घर बैठे मुझे यही खाना मिल जाए बस, और कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए ना यार। रोज एक पोस्ट भी करोगे ना, चलो 2 दिन में कर लो वहाँ पे कि मुझे जॉब चाहिए, मेरा ऐसा है वैसा है, तो सब कुछ वहाँ पे यार। नहीं भी तो है ना, मजाक नहीं यार, रोज के 10 कमेंट अपने आप वहाँ पे आ जाएंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, अच्छे से बनाओ। अब वहाँ पे अपना CV अपलोड करो, अपनी जो भी आपकी खिबो है वहाँ पे बताओ अपनी फीलिंग कि मुझे जापान आना है, एंड देन मैंने ये कर रखा है, ऐसा है, मैं कैसे आऊँ, कोई जॉब है, आज नहीं मिलेगी तो 1 साल के अंदर मिलेगी। रोज करना पड़ता है, ऐसे हाथ में चीज़ें नहीं आएंगी। फिर बता रहा हूँ एक बार, स्टडी वीज़ा सबसे बेस्ट। वर्किंग वीज़ा मिल जाए तो उससे और अच्छा कुछ है ही नहीं, वो भी मिल जाए। अगर वो नहीं मिल रहा है, स्टार्टिंग में मिलना मुश्किल होता है, तो स्टडी वीज़ा है। स्टडी वीज़ा में कैसे करना है, क्या करना है, इंडिया में पहले सर्च करो, ठीक है ना। इंडिया में पहले सर्च करो, बहुत लोग हैं भेजने वाले। और एक बात और, जो भेजे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट वो एक्स्ट्रा ले रहा हो, और सच में बता रहा हो, जैसे मैं 20 या 30 या मतलब 20 या 30,000 ले रहा हूँ सर, इतना ही है मेरा एक्स्ट्रा, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको दो, वो चीज़ें करके देगा आपको। इससे ज़्यादा मत देना, इससे ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। 50,000 1 लाख देने का कोई मतलब नहीं बनता, बेवकूफ़ बना रहे हो। 30,000 बहुत होता है ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। माना कि यार 30,000 देना ही पड़ेगा भाई, फ्री में नहीं हो सकती कोई चीज़ें, वो अपना करके ही लेंगे। और ऐसा कोई वो नहीं है। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि समझो क्या खेल है। जिनके पास आप पैसे दे रहे हो, वो एक बार देना है 4 लाख, वो हो गया काम। उसके बाद 3 साल के लिए आप यहाँ जो बन जाओगे ना फैमिली ला सकते हो, ना खुद को खुश रख पाओगे यहाँ पे। उसी के लिए अच्छा है जिसके आगे पीछे कोई है नहीं, जिसको सोचना नहीं है, और उसको ये उम्मीद अपने से खुद और उम्मीद भी नहीं है कि मैं मतलब और कुछ मैं कर सकता हूँ करके, तो उसके लिए सही हो। मेरी वीडियो देख के शायद किसी कंपनीज वालों ने देखा, TITP जो चला रहे हैं, वो शायद उनको बुरा लगे, बट जो है फैक्ट तो है, ठीक है। मैंने अपनी आंखों से सुना है, देखा है, इसलिए बोल रहा हूँ। आप लोग गलत चक्कर मत पड़ना। TITP SSW जो भी हैं ये दोनों, वो ठीक है उनके लिए जिनके पास और कुछ नहीं है। और एक बात और, मैं एडवाइस ले लो या कुछ भी है, सबसे क्या पढ़ना चाहिए। एक मेरे कमेंट में मैंने देखा था कि सर हमें और क्या पढ़ना चाहिए जापानीज़ की उससे। अच्छा, मैं आज बता देता हूँ एक बार। जब आप लोग के इतना बेकार टाइम है ना कि यहाँ पे आके आप 50,000 के लिए अपनी जॉब करोगे, तो हाँ, पहले तो मैं एक चीज़ ये बताऊँ, पहले आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे आके अपनी जापानीज़ सही करूँगा और पैसे भी कमाऊँगा। वो पैसे कितने, 70,000 या 80,000 बस, और कुछ नहीं है। उसके अलावा कुछ नहीं है। खाली एक संडे आपको ऑफ मिलेगा, ठीक है। और उसके 6 दिन आप रगड़े जाओगे अच्छी तरीके से। आपको इधर उधर फैक्ट्री में डालेंगे, कभी इधर कभी उधर। खाने के लिए 1,000 येन मिलेगा, जो कि एक टाइम का ही खाना है। फ़र्क है चीज़ों में, ध्यान रखना। अपने पैसे खर्च करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत महंगा है जापान। खाना खुद का होता है, खाना कोई कंपनी नहीं देगी, रहने के लिए भी देगी तो उसमें से भी शायद कुछ ना कुछ कट रहा होगा, कट के ही आपको सैलरी मिलेगी। खाना खुद का है। यहाँ तो एक प्याज लेने जाओ तो जापानी येन में 50 येन का है। तो सब कुछ सोच के आना कि चीज़ें हो क्या रही हैं। प्रोफेशनल जॉब
प्रोफेशनल लाइफ बहुत अलग है यहाँ पे, वो ठीक है। जो आप लोग टीआईटीपी लेके बैठे हो ना माइंड में कि आ जाऊंगा मैं, इससे कर लूंगा, एक ही बात तो है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या पढ़ाई करनी है, जापानीज पढ़ो, ठीक है। जापानीज के साथ साथ पढ़नी है, अगर टाइम है तो अच्छे अच्छे कोर्स हैं, जैसे कि सैप है, एसएपी की बात कर रहा हूं मैं, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ठीक है, AWS है, जावा है, C++ है, पाइथन है। ये चीज़ें सीखो, इनमें से एक भी लैंग्वेज आ गई ना तो बहुत अच्छा फ्यूचर है। जैसे कि सैप की तो बतेरी जॉब है जापान में। जिसके पास सैप का सर्टिफिकेट है, अच्छी खासी उसकी जॉब्स हैं, अच्छी खासा उसका कोर्स है, मगर उसको आना चाहिए अच्छी तरीके से कम 1 साल लगा के उस कोर्स को कर सकते हो। उसके बाद उसका कोर्स करो, उसका सर्टिफिकेट लो, जापानीज करो। मैं इंडिया में कितने कॉन्टैक्ट बता देता हूँ ये जो जापान में भेज रहे हैं। आप लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाओ, वहाँ बतेरे मिल जाएंगे। आप लोग बताना थोड़ी है, बनाना थोड़ी है कुछ, TITP देखना है जापान में कैसे आए बेवकूफ़ी वाले काम करने की, इस तरीके से कैसे जाएंगे और इस तरीके से कैसे जाएंगे। नहीं है पैसे, मानता हूँ स्टडी के लिए, तो 4 लाख रुपए TITP के लिए देने के लिए कहाँ से आ रहे हैं, और देने की जरूरत नहीं है। अभी फिर बता रहा हूँ, लास्ट में मत देना। यहाँ आके फंसाने की अच्छा है कि वहाँ पछता लो अपने देश में। यहाँ भी तो वर्कर ही काम कर रहे हैं यार। लगता है बस दूर के ढोल सुहाने लगते हैं ना। मुझे तो जापान जाना है बस, और कुछ नहीं है। जापान दिखता है, जापान की वो नहीं दिखती आप लोगों को काम। अंदर जो आपके पहले से गए हुए हैं ना, उनसे पूछो लाइफ क्या है यहाँ पे। 11-12 घंटे जब काम करोगे ना, उसके बाद बिस्तर याद आता है। खाना भी बनाने का दिक्कत, खाना भी ऐसा लगता है कि मिल जाए तो ठीक है, वरना नहीं। और जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए और प्रॉब्लम है यहाँ, और महंगी हैं सब्जियां यहाँ, चिकन सस्ता है उससे। तो देख दाख के सारा नाप तोल के आना, और ध्यान लगा के आना कि मतलब कोई भी सोच रहे हो कुछ भी कदम उठाने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लेना, नहीं तो प्रॉब्लम में फंसोगे खुद भी और घर वालों को ही फंसाओगे। 4 दिन बाद कहीं मम्मी की याद आई, घर वालों की याद आएगी, तो मैं वापस आ रहा हूँ, 4 लाख बर्बाद। ईजी नहीं है, बस लाइफ ईजी नहीं है यहाँ पे, याद रखना। प्रोफेशनल लाइफ ईजी नहीं है। बट आप तो उस वीज़ा की बात कर रहे हो जिसमें और कुछ है ही नहीं। और उसके बाद आप ये मत सोचना कि 2 साल बाद मैं वीज़ा चेंज करा लूँगा, मैं प्रोफेशनल वीज़ा में चले जाऊँगा, मैं स्टडी वीज़ा में चले जाऊँगा। ऐसा नहीं होता है यहाँ। एक बार रिटर्न करना पड़ेगा, फिर से स्टार्टिंग होगी, पूरी की पूरी रीस्टार्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। कोई फायदा नहीं है उसका, पहले से ही आ जाओ। लोन लेके पैसा बर्बाद नहीं होगा स्टडी वीज़ा में। मैं फिर बोल रहा हूँ लास्ट में, वीज़ा बर्बाद नहीं होगा, पैसा बर्बाद नहीं होगा। कहीं से भी करो, कुछ भी करो। अगर स्टडी वीज़ा में आ सकते हो ठीक है, नहीं आना है तो अपने आप को कमरे में बंद कर लो, ठीक है ना। 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए पढ़ लो, जितना पढ़ सकते हो जापानी को बंद कर लो साला। कोई दिक्कत थोड़ी है, जरूरी थोड़ी किसी से नहीं देखेंगे, किसी से नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं। 2 साल जहाँ 3 साल लगा रहे हो, वहाँ 1 साल में काम हो रहा है यार। 1 साल कतई पागलों की तरह पढ़ दो जापानी। पहले वाला जमाना नहीं है कि अब यार 12th हुआ, चलो कॉलेज में चलते हैं, बीटेक करते हैं। सबके मन में यही था, हमारे सब लोगों के। हमारे पास तो पैसा था नहीं खैर, तो सोच भी नहीं सकते थे। जिनके पास है और जिनके पास नहीं भी है, वो सोचते थे नहीं यार बीटेक करेंगे बस, और कुछ है ही नहीं बीटेक के अलावा। माइंड से निकाल दो ये चीज़ें। डिजिटल मार्केटिंग हो गया, बहुत कुछ है आजकल करने के लिए यार। मैं सच बता रहा हूँ, आप यूट्यूब पे घुसोगे ना, बथेरे मिल जाएंगे आपको फ्री की साइट से। वहाँ ऐसे ऐसे चैनल्स हैं, बेचारों ने इतनी मेहनत करके बना रखा है, वहाँ घुसो तो सही, सब कुछ है वहाँ पे बना। आजकल घर बैठे चीज़ें हो सकती हैं। नहीं हमें मगर जापान में आके ही सीखना है। जापान में आके वो रगड़ रहे हैं ना 12-12, 15-15 घंटे, हमें उन्हीं को देना है। फिर 4 दिन बाद में वो रोना भी है हमें। वो चीज़ें छोड़ दो, ये सब खुद दिमाग लगाओ। एक इंटरप्रेटर आजकल उसका डाउन हो गया है रेट, वरना फ्रीलांसर में हमने भी जब स्टार्ट करा था तब भी हमने 8,000 10,000 एक दिन का ले रखा है। मैं फ्रीलांसर की बात कर रहा हूँ, और मंथली तो बहुत अच्छी सैलरी थी पहले। अब तो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि सब लोग ने अपना अपना रेट भी गिरा दिया है, सब कुछ है इस तरीके से, तो वो ठीक है। बट आप खुद सोचो, आज एक बीटेक करने वाला बंदा 10 लाख रुपए का बीटेक करता है, ज़्यादा लग जाते हैं बल्कि, और उसके बाद उसको जॉब मिल रही है 12,000 15,000 की, और वो सामने अपनी कंपनी में, जापानी कंपनी में एक इंटरप्रेटर को देख रहा है, उससे बात करता है, तो वो कहता है कि मेरी सैलरी तो 55 है। तो उसका तो वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है। मैं 10 लाख रुपए लगा के 15,000 की जॉब कर रहा हूँ। ये देखो, इसने कुछ भी नहीं करा होगा, मगर उसने मेहनत करी है, पैसा नहीं लगा, बहुत अच्छी जगह उसने चूज़ करी है अपने आप को। देखो, हमें चीज़ें, आइटम को ना समझना आना चाहिए। हमें करना ही ऐसा चाहिए जहाँ हमारा पैसा नहीं लगे, बहुत कम लगे भी तो, और हमें मिले बहुत ज़्यादा।
ऐसी चीज़ें ना ढूंढनी पड़ती हैं। अभी मैं आपको जो समझा रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो, पैसा भी लगाओगे TITP में आने के लिए और यहाँ बाद में पछताओगे भी। स्टडी वीज़ा ऐसा है, बेकार नहीं होगा। जापान तो वैसे भी सेफ कंट्री है और आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। माना कि स्टार्टिंग के 3 महीने थोड़े से दिक्कत होती है, वो हर किसी को होती है कि नया प्लेस है, हम दिल्ली में भी या दिल्ली से मुंबई चले जाएं तो वहाँ भी दिक्कत होती है, तो वैसा ही है। बट उसके बाद जो इन्वायरमेंट मिलेगा आपको, आप सीखोगे, सब कुछ बोलना, स्टडी भी हो रही है, फिर बाइतो भी कर रहे हो, तो उसमें जो पैसा आप कमा रहे हो ना, वो भी आपका बेनिफिट है, घर में भेज सकते हो। एक बार का नुकसान, बाद में सब कुछ अच्छा है। एक बार थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा मैं मानता हूँ यार डिफ़िकल्ट है। मेरे पास इतना कुछ मैं चाह के भी नहीं कर सकता, क्योंकि चीज़ें मैं करना भी चाहूँगा तो मेरे लिए बराबर ही हैं। मेरे पास इतना ऊपर वाले ने दिया होता तो मैं सबकी फ़ीस भी भरता और बाद में चाय ले लेता, बट ऐसा मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं बस आप लोगों से चाहूँगा, पहले तो आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें सब जगह, सबको पता चले कि हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, हम सही वे में हैं नहीं हैं। तो इस तरीके से अपने आप को ढालो, अपने आप को समझाओ। मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाया है, मैंने कुछ नहीं करना इसमें, मैं कुछ एडिटिंग नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि ये सब कुछ आप लोगों को समझ में आए कि मतलब महेश सेंसे जो कहना चाह रहे हैं वो सही है। मैं गलत कुछ नहीं बता रहा, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है कि आप लोग आए ना आए, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ आके बाद में पछताना है तो वो चीज़ सही नहीं है। पैसा बर्बाद नहीं करना है, अच्छी चीज़ लेनी है जो टिकाऊ हो। 3-4 साल बाद घर वालों को ना, अगर आप जापान में आ भी जाते हो ना, फिर उसके बाद घर वाले पूछते हैं ना कि कैसे हो, तो हम उनकी तकलीफ और नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो कहते हैं हाँ मम्मी मैं तो सही हूँ, हाँ पापा मैं सही हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और तो वो अपने दिल को ही पता होता है कि हम सही हैं नहीं हैं। तो यार ध्यान से रखो, अपने आप को थोड़ा सा क्रिएटिविटी बनाओ, ठीक है ना। और ये लॉन्ग टर्म के कोर्स में आजकल ध्यान मत दो, ये 5 साल 4 साल जो कोर्स चल रहे हैं ना, इनको छोड़ो। IT ग्रोथ इतना कर रहा है आगे, IT में ध्यान दो। IT अभी एज क्या है, जिनकी एज है अभी 17-18 साल, वो सोचते हैं कि हम TITP में आ जा रहे। बेवकूफ़ों, 17-18 साल की एज में TITP करोगे तो बर्बाद क्यों कर रहे हो 3-4 साल अपने? इससे अच्छा तो घर में वहाँ पे पढ़ाई कर लो, फिर तो वहाँ पढ़ाई करना बेटर है। अपना कोर्स कर लो, SAP पढ़ लो, डिजिटल मार्केटिंग कर लो, बहुत कुछ है। पाइथन सीखो, जावा सीखो, C++ सीखो, उसके साथ जापानी सीखो। अगर आप एक बार घुसोगे ना इन चीज़ों में, आपकी जो नॉलेज है यार, सोचो तो सही कि वो लैपटॉप बन कैसे रहा है, क्या कहते हैं कि केताई आईफोन बन कैसे रहा है, आईफोन में एप्लीकेशन कैसे बन रही है, ठीक है ना, कमांड क्या है और कैसे कैसे कोडिंग क्या होती है, ये चीज़ें सब कुछ, बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। बट अगर आप जापान के लिए सोचते हो तो जापानी कर लेना, पहले जापानी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं फिर लास्ट में कह रहा हूँ, ध्यान लगा के आगे सोच के, अपना फ्यूचर अपने हाथ में होता है। 3 साल बहुत 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 ज़्यादा होते हैं। स्टार्टिंग में 3 साल जो स्टार्टिंग के होते हैं ना, वो बर्बाद नहीं होने चाहिए। अब वो लोग जो यहाँ आ चुके हैं, अब वो बेचारे चाह के भी नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि वो इस जगह कूद गए हैं और वो चाहते हैं कि चेंज होना। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ कुछ उनके लिए वर्किंग वीज़ा अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। बट एटलीस्ट वर्किंग वीज़ा में भी एक चीज़ प्रॉब्लम है, उनको एक बार रिटर्न होना पड़ेगा इंडिया। अब ये देखो, और स्टडी वीज़ा के लिए तो स्कूल वालों ने सीधे मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते, सीधे मना ही कर दिया उन्होंने। सीधे वो ये बोल रहे हैं कि हमसे हाँ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, और आपका उसमें जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, एक बड़ा रीज़न देना पड़ेगा, क्या है क्यों है, ये बहुत लफड़े हैं उसमें। और वर्किंग वीज़ा में भी चेंज कराने के लिए आपको एक बार इंडिया वापस आना पड़ेगा। फिर तो हो गया नहीं, मैं वहाँ जाऊँगा, उसके बाद कोई याद थोड़ी करता है। एक बार हम वहाँ चले गए तो चले गए। अगर जापान में आके अच्छे से थोड़ा सा तकलीफ होगी स्टार्टिंग में 6 महीने, वो सह लो, बाद की चीज़ अच्छी रहेंगी। नहीं तो 3 साल के लिए बंद जाओ कहीं और किसी को 4 लाख रुपए दे दो और फिर आगे भी बर्बाद कर लो अपने टाइम, तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो वो कर लो। नहीं तो जो मैंने सजेशन दिया, अच्छे से जापानीज़ पढ़ लो, कमरे में बंद कर लो, घूमना बंद कर लो। 1 साल के लिए बहुत कुछ नहीं बिगड़ता, 1 साल पागल बन जाओ अपने आप के लिए, अपने आप को देना है कुछ ज़्यादा और कुछ नहीं। पागलों की तरह पढ़ाई कर लो, मैं तो ये कह रहा हूँ। और उसके बाद अपने क्या कहते हैं IT का कोर्स एक अच्छे से करो,
एक कोर्स करना है, अच्छे से करना है, बात की बात देखेंगे, दूसरा कोर्स बाद में, मगर एक में इतना एक्सपर्ट बन जाओ कि मतलब आपको कोई भी कंपनी कहे कुछ करने के लिए और हम कर जाएं तुरंत इंटरव्यू में कुछ भी। ये मेरा लास्ट कमेंट है, मैं फिर नहीं बताऊंगा, मैं फिर कह रहा हूं, अपने आप को टाइम देना खुद के लिए सीखो। ये जो इंस्टाग्राम आजकल चल रहा है और ये चीज़ें आप ऊपर ऊपर स्लाइड चल रही है ना, बस स्किप करते करते वो स्किप हो जाएगी, लाइव भी टाइम खराब हो जाएगा ना, हाथ में नहीं आएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान लगाना, नहीं तो दिक्कत में आओगे। जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए वेलकम है, आ जाओ। जिसको लगता है कि यार मेरे लिए तो 50,000 बहुत है, मैं लाइफ में और कुछ चाहता ही नहीं हूँ, तो फिर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं कुछ नहीं कहूँगा, उसको वेलकम है, वो जापान के लिए बनाए, फिर तो आ जाओ। मगर जिसको चाहता है कि जो चाहते हैं कि हाँ मुझे 1,000 मेरा कुछ इससे मांग का भी पैकेज हो, मेरा नीचे मांग का भी पैकेज हो, मेरा 8 मिलियन 10 मिलियन, जो ये चाहते हैं, सपने लेके आना चाहते हैं ना, तो उनके लिए एक करेक्ट वे में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्किंग वीज़ा या स्टडी वीज़ा, उससे ज़्यादा नहीं आना, बता रहा हूँ मैं, प्रॉब्लम आ जाएगी। चलो ठीक है, आगे एक लास्ट रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो प्लीज़। मेरा मोटिव बस आप लोगों को पढ़ाना और बताना है अच्छी चीज़ें। यार शेयर नहीं करोगे मैं भी किसी दिन बंद कर दूंगा ये चैनल। तो प्लीज़ अगर आप कर सकते हो तो ये वीडियो को शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि प्लीज़ उनको भी नॉलेज हो जो आगे जाना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, और पता चले सबको कि ये हो क्या रहा है क्या।